मृदा के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं आज जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन से क्या समझते हो? सबसे पहले तो जल के उपयोग के बारे में बताओ। जल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? क्या? और अधिकांश ऐसे काम है जो बिना पानी के संभव नहीं है। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक सब में किसकी ज़रूरत है? पानी। कपड़ा धोना, नहाना, खाना, किसी गाड़ी या व्हीकल्स को धोना, पशुओं को पानी पिलाना, खेतों में सिंचाई करना, ये सब क्या है? यहाँ तक कि घर को बनवाने में भी सिंचाई का काम पड़ता है, जिसको हम क्यूरिंग कहते हैं। घर को तराई करता है ना, उसमें भी क्या लगता है? पानी। तो हम पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अब हमें जल किस किस प्रकार से प्राप्त होता है उसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। जल की क्या उपयोगिता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नदियों के जल को किस प्रकार से हम विद्युत बनाने में प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे। और लास्ट में ये देखेंगे कि जल संरक्षण क्या होता है या जल को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल संसाधन के बारे में। तो जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना हमारी जीवन का कल्पना कर पाना पॉसिबल नहीं है। पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी तक, फसलों से लेकर और घर बनवाने तक जल की ज़रूरत पड़ती है। जल का अधिकांश क्षेत्र जो है वो समुद्र में पाया जाता है। जल का अधिकांश क्षेत्र समुद्र में पाया जाता है, जो हमारे किसी काम लायक नहीं है। हाँ, समुद्री जल से जरूर एनर्जी का प्रवाह हो सकता है, टाइडल एनर्जी के नाम से जिसे जानते हैं। तो टाइडल एनर्जी के नाम से हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता है। आप समुद्र के जल का अगर प्यूरिफिकेशन करके पियोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, जो आम इंसान उसको खरीद नहीं सकता। उसी को डिस्टिल वाटर कहते हैं। नाम सुने हो? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का नाम दिया जाता है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, तो वो डिस्टिल वाटर होता है। तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर जल को देखें तो उससे मतलब कम जल प्राप्त होता है हमें नदियों से। कहाँ से? तो नदियों के जल को पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। तो वो भी जल हमारे ज़्यादा किसी काम के नहीं है। लेकिन नदियों के जल से हम सिंचाई कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ये सब काम नदियों के जल से किया जा सकता है। उसके बाद आता है वर्षा का जल। तो वर्षा का जल भी पीने में कारगर नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि पेड़ पौधे फसलों के लिए क्या होता है? कारगर सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आता है भूमिगत जल। भूमिगत का अर्थ होता है भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल, और वहीं ऐसा जल है जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी पीने के लिए कहाँ से निकलता है? भूमि के अंदर से। तो भूमि के गर्त से जो जल निकलती है उसे बोलते हैं भूमिगत जल, और जिसे हम पीने में प्रयोग करते हैं। उसी का कई बार जब खेत में सूखा पड़ने वाला होता है तो पंपिंग सेट के सहारे उसी भूमिगत जल को निकाल कर कहाँ प्रवाह कर देते हैं? खेतों में प्रवाह कर देते हैं। इससे क्या होता है? भूमिगत जल कम होना शुरू हो जाता है। भूमिगत जल जब कम होना शुरू हो जाएगा तो उस क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे ऐसी समस्या आ जाएगी कि कितना भी गहरी खुदाई की जाए पानी नहीं मिलेगा। ये समस्या आजकल कई राज्य फेस कर रहे हैं। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे पानी की मात्रा शून्य हो चुकी है। कितनी भी गहरी खुदाई कर दो पानी नहीं निकलता है। राजस्थान में जब मैं इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा था तो उस समय हम लोग नहाने के लिए भी नदियों से या टैंकर से पानी भर के आते थे, और वो टैंकर्स नीचे बने हुए टैंक में भरता था, उसमें एक समरसेबल लगाता था, वो मोटर से छत पे पहुंचाता था, तब हम लोग नहाते थे। इतना वहाँ पे दिक्कतें है, इतना दिक्कत है पानी का। और ज़्यादा पानी तुम वेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रैक्टर का टैंकर नहीं आता। देखते हो रोड बनती है तो धूल को ख़त्म करने के लिए एक टैंकर रहता है जिसमें पानी भर के उसमें छिड़कती हुए जाता है, देखा है तुम लोग? उसी प्रकार के टैंकर से ट्रैक्टर के पीछे जो गोल सा नहीं लगा होता है उसी में पानी भर के आता है, वो टंकी में उजलाता है तब। अब हमारे यहाँ क्या है बिहार में, यहाँ ग्राउंड वाटर ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत एक स्विच ऑन करेंगे, मोटर चालू हो जाएगा, टंकी भर गया, पानी पी रहे हैं। मोटरसाइकिल धोने में हम एक टंकी पानी बर्बाद कर देते हैं। नहीं, भैंस धोने में, मोटरसाइकिल धोने में, ये सब में इतना पानी बर्बाद करते हैं, और यही पानी कहीं निकलता नहीं है ज़मीन से। ऐसे क्षेत्र में पानी पीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइन लगती है बेटा, लंबी लंबी लाइन। और औरतें जो होती हैं लंबी लंबी लाइन लगा के घाघरा ऊपर, वो जो घाघरा नहीं होता है मटका,
उसको लेकर वो खड़ी रहती है। हमारे यहाँ क्या है, रास्ता चलते प्यास लग गया, कहीं भी चापाकल देखा, 2 हैंडल चलाया पानी पी लिया। वहाँ कितनों हैंडल चला लो पानी रेयर आता है, रेयर। दिल्ली में भी यही हालत है, दिल्ली में भी पानी की जो लेवल है वो कहाँ चल गई है, घट गई है। तो सबसे पहले जल संसाधन के बारे में लिखते हैं, जिसको लिखना है वो यहाँ से कोशिश करेगा लिखने के लिए। जल की उपयोगिता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक जल की आवश्यकता होती है। बिना जल का पृथ्वी पर रह पाना संभव नहीं है। उसके बाद लिखेंगे जल का उपयोग खाना बनाने, कपड़े, बर्तन धोने, पशुओं तथा मनुष्यों को पीने में, सिंचाई में और बताओ बेटा, एवं घरों को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, पृथ्वी ऐसे दिखाई देती है ना। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग माने हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में क्या कर दी है, बांट दी है। प्रिंस इधर बीच में लेके बैठ जाओ, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। लाइन कितने डिग्री पे बांटती है बेटा, 0 डिग्री पे। ऐसा मानते हैं कि जो बिल्कुल बीच से जा रही है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो कितना है, 0। इसके ऊपर देखो मैप में क्या होता है, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और नीचे साउथ। तो इसके ऊपर बोलेंगे नॉर्थ, क्या बोलेंगे, ऊपर क्या है, और नीचे साउथ। तो ये उत्तर हो गया ना, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, उत्तरी, और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पानी है कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका आंसर याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये है पृथ्वी, और इसमें ये जो पीले पीले से कलर दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब मिट्टी के बने हुए या चट्टानों से बने हुए धरती कहते हैं जिसको। बाकी ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब का सब क्या है, पानी है। अब यहाँ से देख के बताओ बेटा, यहाँ देखो ऊपर में ये ज़्यादा मिट्टी दिख रहा है और नीचे ज़्यादा जल दिखाई दे रहा है कि नहीं, चारों तरफ देखो तो। इसीलिए कह रहे हैं कि ऊपर में कम जल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा है, महाद्वीप की संख्या ज़्यादा है। नीचे क्या है, जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, नीचे भी महाद्वीप है, देखो ये भी है। अच्छा, ये जो लाइन छोटी सी दिखाई दे रही है, दिख रहा है लाइन जो बना हुआ है, यही लाइन कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन है। और यहाँ से पृथ्वी कितने भाग में बट रही है, एक भाग इसके नीचे और एक भाग इसके ऊपर। नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि नीचे हम क्या मान रहे हैं, दक्षिण, और ऊपरी वाले को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। बात समझ में आ गया। तो नीचे जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको नोट में लिख लेंगे, डायग्राम भी बना लेना, तुम लोग लिख देना।
दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष में अधिक होती है। ठीक है, इरेज कर दो इसको। अब इसके स्रोत के बारे में देखने जा रहे हैं। स्रोत का अर्थ होता है सोर्स। स्रोत का अर्थ क्या होता है? सोर्स। कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं सोर्स। सोर्स ऑफ वाटर या जल के स्रोत। जल के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। तो जल बेटा हमें 4 प्रकार से प्राप्त होता है। सबसे पहला भूपृष्ठीय, दूसरा भूमिगत, तीसरा वायुमंडलीय और चौथा है महासागरीय। चारों को विस्तार से समझ लेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने कहा था कि जितने भी सोशल स्टडीज पढ़ेंगे उसमें कोई भी चैप्टर क्या है, हार्ड नहीं होता है, सब के सब आसान है। देखो, भू का अर्थ है भूमि। भू का अर्थ क्या है? भूमि। और पृष्ठ का अर्थ होता है ऊपरी हिस्सा। पृष्ठ का क्या अर्थ होता है? ऊपरी हिस्सा। तो भूमि के ऊपरी हिस्सा में जो जल है उसे बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। भूमि के ऊपरी हिस्सा में जो जल बहती है उसे क्या बोलेंगे? भूपृष्ठीय जल। भूमिगत, देखो भूमि का मतलब है पृथ्वी से और गत का मतलब होता है अंदर। गत का मतलब क्या होता है? तो भूमि के जो अंदर पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे? उसके बाद है वायुमंडलीय जल। तो इसमें कहीं भी भू लिखा हुआ है? भू लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये भूमि से संबंधित नहीं है, वायुमंडल से संबंधित है। और चौथा है महासागरीय। महासागर का अर्थ होता है समुद्र से। समुद्र में जो भी जल है वो क्या है? महासागरीय जल। अब देखो थोड़ा पृथ्वी के हिसाब से देखते हैं। ये हो गई पृथ्वी। जितना भी ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये सब का सब क्या है? सब महासागर है। क्या है बेटा? महासागर में कैसे डिवाइडेशन है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, आर्कटिक सागर, ये सब महासागर के क्षेत्र में आते हैं। तो महासागरों के जल किस में आते हैं बेटा? महासागरीय जल में। इसका कोई खास उपयोग हमारे लाइफ में नहीं है। समझ में आ गया? इस महासागर के जल का हमारे लाइफ में कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। वायुमंडलीय जल क्या होता है? देखो, ये पृथ्वी हो गई। हमने बताया था पृथ्वी के ऊपर एक गैसों का क्या है? आवरण है। पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ से क्या घेरे हुए हैं? गैस। अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं। अब गैसों के आवरण में नीचे से इवोपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से बादल बनते हैं और बादल से यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। तो पृथ्वी पे वर्षा वायुमंडल से ही तो हो रही है। इसीलिए वर्षा से जो भी जल प्राप्त होता है उसे कैसा जल बोलते हैं? वायुमंडलीय जल। वर्षा इसी के ऊपर से या तो इधर से हो रही होगी या इधर से हो रही होगी। बात समझ आ रहा है? तो वर्षा कहीं भी हो रही है वो कैसा जल कहलाएगा? वायुमंडलीय जल। इस पृथ्वी के अंदर कैसा जल है? एक रिफिल लाओ बेटा पेन का। जैसे ये देख लो, ये हो गया चापाकल का पाइप, ठीक है, और ये हो गई पृथ्वी। इस पृथ्वी में चापाकल का पाइप डाल देंगे और यहाँ से जो पानी निकलेगा तो क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। क्योंकि कहाँ से निकाल रहे हैं? भूमि के गत से निकाल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। ले लो। अब देखो लास्ट बच गया क्या? भूपृष्ठीय। ये हो गई भूमि और भूमि के पृष्ठ पर कहीं जल है, इस प्रकार से दिख रहा है। तो भूमि के पृष्ठ पर अगर कहीं जल, जैसे नदी का जल भूमि के ऊपर ऊपर बहता है कि नहीं? नदी कैसी बहती है? भूमि के अंदर की भूमि के ऊपर? भूमि के ऊपर। तालाब का जल कहाँ पे है? भूमि के ऊपर। तो नदी, तालाब, पोखरा, नहर का जल भूमि के ऊपर। ये सब कैसी कहलाती है? भूपृष्ठीय जल। क्या कहलाएगी? जो भूमि के पृष्ठ पर चल रही है उसे भूमि पृष्ठीय। या जैसे मान के चलो ये हो गई पृथ्वी और यहाँ पे इस प्रकार से नहर बह रही है, तो ये भूमि के ऊपर है कि नहीं है? यहाँ पे इस प्रकार से नदी बह रही है, ये भी कैसे है? भूमि के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा गड्ढा होकर पोखरा बन गया, ये भी कैसी है? भूमि के ऊपर। लेकिन जो
चापाकल का पानी आता है तो वो कहाँ से आता है? भूमि के अंदर से। तो अंदर से है तो क्या है बेटा? गत है। क्या है? गत है। चारों बातें समझ में आ गई? बताओ भूपृष्ठीय में क्या आएगा? नदी, नहर, तालाब, पोखरा। समझ में आ गया? भूमिगत में जमीन के अंदर का जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल। वायुमंडल में वायुमंडल से प्राप्त जल, जैसे वर्षा का जल, ओस से भी तो थोड़ी थोड़ी पानी मिलती है, तो वो क्या कहलाता है? वायुमंडलीय जल। और महासागरीय समुद्री जल को क्या बोलते हैं? महासागरीय जल बोलते हैं। मुझे लगता है कि चारों बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। एक एक करके लिख लेते हैं अब। इसमें पहला हेडिंग हम डाल के लिखेंगे भूपृष्ठीय जल। भूमि के पृष्ठ पर स्थित जल भूपृष्ठीय जल कहलाता है। जैसे नदियों का जल, तालाब, पोखरा, नहर इत्यादि। ठीक है। अच्छा, इन जल का प्रयोग हम कैसे करते हैं? इस जल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं बेटा? सिंचाई, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का अर्थ क्या है? मछली पालना। मत्स्य पालन का अर्थ क्या होता है? इस जल का प्रयोग सिंचाई, मत्स्य पालन, या इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं, बिजली बनाने के लिए भी, क्योंकि नदियों पे बांध बना के बिजली बनाया जा सकता है। बिजली उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। तो ये है भूपृष्ठीय। अब पढ़ेंगे भूमिगत को। दूसरा पढ़ेंगे भूमिगत जल। पृथ्वी के अंदर उसके गर्त में उपलब्ध जल भूमिगत जल कहलाता है। इसका उपयोग पीने, खाना बनाने, कपड़े एवं बर्तन धोने, नहाने, और इससे भी सिंचाई होता है कि नहीं? सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ज़्यादा उपयोग से इसमें क्या आती है? कमी की बढ़ोतरी। बढ़ जाएगा ना? हैं? ज़्यादा उपयोग करेंगे जल का तो बढ़ जाएगा ना? तीसरे जल के बारे में हम देखते हैं। क्या था? वायुमंडलीय। वायुमंडल में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जल वर्षा के रूप में पृथ्वी तक आती है, जिसका उपयोग सिंचाई एवं घर बनाने में होता है।
जैसे घर का कंस्ट्रक्शन हो गया तो बारिश का जल आता है तो हमें अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी से काम हो जाता है उसके तराई का। इसलिए हमने लिख दिया कि सिंचाई और घर बनाने में भी क्या होता है। प्लस बेटा जो ग्राउंड वाटर है ना, जो पृथ्वी के अंदर पानी मौजूद है, उस पानी का रिचार्ज भी होता है किसके माध्यम से? वर्षा जल के माध्यम से। किसके माध्यम से? वर्षा जल के माध्यम से। अगर बारिश कुछ सालों तक नहीं हो तो ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और कंटिन्यूसली बारिश होती है तो बारिश का पानी पृथ्वी पे गिरता है और पृथ्वी से धीरे धीरे रिस के कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी के अंदर। वो जो अंदर पानी रहता है वो क्या होता है? उसका लेवल बढ़ता है। वर्षा का पानी धीरे धीरे सूख के कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी के नीचे, और नीचे पृथ्वी के अंदर जो पानी है वो उसका लेवल क्या होता है? बढ़ता है। तब हम उसका फिर से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसलिए वायुमंडलीय जल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको भी लिख देता हूँ। वर्षा का जल भूमिगत जल को रिचार्ज का मतलब है दोबारा से चार्ज करना। री का अर्थ होता है दोबारा, रिचार्ज करती है। तो महासागरों में उपलब्ध जो जल है उसे क्या बोलेंगे? महासागरों या समुद्रों में उपलब्ध जल महासागरीय जल कहलाता है। इसका उपयोग बेटा नमक बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग नमक बनाने में होता है। हमने बात किया था ना डांडी मार्च, कैसे नमक सत्याग्रह में कन्वर्ट हो गया था। तो नमक नवसारी जिला से, याद है ना, गांधी जी डांडी पहुंच के नवसारी जिला में क्या करते हैं? समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। नमक बनाने में होता है। पूरे जल के आयतन में लगभग 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो क्या होता है बहुउद्देशीय परियोजना, पहले उसको देख लेंगे। बहुउद्देशीय का अर्थ क्या है? यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बहु, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है उद्देश्य। बहु का अर्थ है बहुत। बहु का अर्थ क्या है? बहुत मतलब ज़्यादा। और उद्देश्य क्या मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। चलो, ऐसी चीज को बनाना, ऐसी परियोजना को बनाना जिसका उद्देश्य एक नहीं बल्कि कितने हो? बहुत सारे हो। ऐसी परियोजना को बनाना जिसका उद्देश्य कितना हो? बहुत सारे हो। ऐसी परियोजना क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में मुख्यतः नदी के ऊपर बनाई गई परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिसके जो उद्देश्य होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। मतलब ऐसा काम करो, काम एक ही करना है लेकिन उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहले एक तो हमें शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा अगर तुम ग्रहण करेगा तो तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, 2 हो गए। उसके बाद अच्छे से तुम स्टडी करेगा तो नंबर भी तुम्हारे अच्छे आएंगे, 3 हो गया। उसके बाद तुम्हें अगली क्लास में जाने का क्या मिल जाएगा? मौका मिल जाएगा, 4 हो गया। तो शिक्षा के कितने उद्देश्य हो गए? एक कि बहुत सारे? बहुत सारे उद्देश्य हो गए। तो इसको बोलेंगे बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय को और किस प्रकार से देख सकते हैं? देखो, अगर कोई नदी बह रही है इस प्रकार से, ये नदी बह रही है,
तो नदी बह रही है तो लोग इसका सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं या मछली मारने में इसका प्रयोग हो रहा है, खैर उससे कोई बात नहीं है। अब इस पे हम एक परियोजना बनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक बांध बना दिया यहाँ पे। इस प्रकार से हमने एक बांध का निर्माण कर दिया और अभी भी नदी फ्लो कर रही है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 गेट बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस गेट को क्लोज कर दिया गया। पानी इधर से कंटिन्यूअसली आ रहा है, मान के चलो कि पानी इधर से आ रहा है, हमने क्या कर दिया, पानी के आगे एक बड़ी सी बांध बना दिया और पानी को रोक दिया। तो पानी तो इधर से कंटिन्यू आएगा ना, क्योंकि पर्वतों में ग्लेशियर का पिघलाव होता है और वहाँ से पानी हमेशा लगातार निरंतर पहुँचती रहती है। तो पानी तो कंटिन्यू आ रहा है इधर से, है कि नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बना दिया, बांध बना दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से नदी जा रही थी, यहाँ पे हमने एक बांध बना के इसको रोक दिया है। अब यहाँ से पानी तो कंटिन्यू मिल रहा है ना, इधर इधर पानी जा नहीं रहा है, तो पानी का लेवल क्या होने लगेगा, पानी का लेवल यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा, पानी का लेवल यहाँ से भर जाएगा पूरा। और इधर क्या हो गया, पानी जा ही नहीं रहा है। जब इधर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या कर देंगे, ये 2 गेट लगे हुए हैं, गेट को खोल देंगे। तो गेट खोल देंगे तो इधर का जो पानी होगा, जो इसमें भर गया होगा, ये गेट में इस प्रकार से अंदर अंदर बनावट रहती है इस प्रकार से। तो यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, गेट जैसे ओपन होगा पानी सब इधर निकल जाएगा और इधर पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इधर से पानी का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं। तो इस प्रकार से अब इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं एक बांध बनाने के पीछे। सबसे पहले मान के चलो इस नदी में हर एक साल बाढ़ आ रहा है, नदी में हर एक साल क्या आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। तो बाढ़ पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बांध बना के। बाढ़ पे नियंत्रण कैसे करेंगे, बांध बना के। अगर ऐसे बांध को हम बना देते हैं तो जिस क्षेत्र में पानी जा रहा था, यहाँ से पानी को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर कुछ पानी गया, फिर धीरे धीरे पानी को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, फ्लड कंट्रोल होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। दूसरा, इधर जो एक अलग सा रिजर्वायर बन गया, एक बड़ा सा दिख रहा है, रिजर्वायर का मतलब होता है तालाब के जैसा जलाशय का निर्माण हो जाना। तो इधर अलग सा एक बन गया जलाशय, इसके अंदर हम मछली पालन कर सकते हैं, मछलियों को इसमें छोड़ सकते हैं। 2 उद्देश्य हो गए, पहला हो गया बाढ़ को नियंत्रित करना, दूसरा मछली पालन करना। तीसरा क्या काम हो सकता है, तीसरा यहाँ से हम नहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे गेट लगा देंगे, यहाँ से पानी क्या होगा, जाएगा। इस ऐसे क्षेत्रों में हम नहर निकाल कर पानी भेज सकते हैं जहाँ पे सिंचाई के साधन कम है या ग्राउंड वाटर कम है, तो वहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। तो तीसरा काम हो गया। चौथा, यहाँ से एक पाइप लगा देंगे, यहाँ से एक पाइप लगा देंगे और पाइप का फ्लो जो है यहाँ पे ले आके टरबाइन से कर देंगे, इस प्रकार से टरबाइन से। अब पानी का फ्लो इस टरबाइन पे मारेगा तो पंखा घूमेगा कि नहीं। तो देखो थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं, इस प्रकार से टरबाइन की बनावट होती है, ठीक है। अब पानी का जेट जो है, पानी का पाइप, वो इस प्रकार से आके रहता है और ऊपर से पानी तेजी में आएगा क्योंकि पूरा भरा हुआ है। तो पानी क्या निकलेगा, एकदम तेजी में। तो पानी तेजी में आके ऐसे फुहार मारेगा, इस पर फुहार मारेगा तो पानी के प्रेशर से ये जो है इसको धक्का देगा कि नहीं। पानी के प्रेशर से जब इसको धक्का देगा तो ये किधर जाएगा, ये पीछे आएगा और इसके बदले में यहाँ पे ये आ जाएगा अगला पंखा। फिर इस पर भी वो कंटिन्यूअसली पानी मार रहा है, तो फिर इस पर पानी मारेगा तो ये भी कहाँ जाएगा, पीछे, तब तक अगला चक्का। इस प्रकार से ये पूरा कैसे घूमने लगता है, इसे गोल गोल बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। तेज़ी से घूमने के बाद हम इसमें आर्मेचर और चुंबक का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं, विद्युत का निर्माण करते हैं यहाँ से। तो कितनी परियोजनाओं का उद्देश्य हो गया, बाढ़ नियंत्रण करना, उसके बाद मत्स्य पालन, उसके बाद नहरों का विकास, उसके बाद बिजली उत्पादन। इतने सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये डैम्स खतरे का निशानी बन जाते हैं। टिहरी बांध जब बनाया जा रहा था भागीरथी नदी पे, तो वहाँ के लोगों ने उत्तराखंड में इसका विरोध किया। जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था
तब भी यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो बना हुआ है, वहाँ पे एक पर्यावरण से संबंधी एक महिला थी जिसका नाम था मेधा पाटकर। मेधा पाटेकर। इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान का शुरुआत किया। नर्मदा बचाओ अभियान। कौन थी? मेधा पाटेकर। अब क्या था नर्मदा बचाओ अभियान? नर्मदा एक नदी का नाम है। नर्मदा क्या है? एक नदी का नाम है, और इसको बचाने के लिए एक अभियान चालू किया गया। नर्मदा पे सरदार सरोवर नामक बांध बनाई जा रही थी। तो इन लोगों का कहना यह था कि बांध बनाने से बड़ी दिक्कत आती है। क्या क्या दिक्कतें आती है? हम लोग तो बहुत सारी उद्देश्यों को गिना दिया कि इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला दिक्कत ये आएगा कि इधर के लोग जो भी होंगे, मान लो इधर गेट बंद है तो पानी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पानी बढ़ने से आसपास के गांव में पानी जाना शुरू हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि नदी चारों तरफ से बंद थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि नदी चारों तरफ से बंद कर दी है। नदी तो ओपन होती है। जैसे गंडक नदी देखा है तुम लोग? गंडक नदी पे कहीं पानी इधर से बांध बना के रोक दें तो इधर पानी नहीं आएगा, लेकिन उधर के क्षेत्र में क्या होने लगेगा? पानी फैलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर के क्षेत्र में पानी फैलने से इधर के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक उन्होंने तर्क दिया कि बाढ़ इधर के क्षेत्र में आ सकती है। दूसरा चीज, जो लोग निचले क्षेत्र में रह रहे थे, जो नदियों के जल से ही अपने सारे काम को कर रहे थे, जैसे पशुओं को पानी पिलाना, पशुओं को धोना, यहाँ से खेत में पानी पंपी सेट के थ्रू निकाल कर सिंचाई करना या मछली मारना, उनके सारे व्यवस्था क्या हो गए? बंद हो गए। क्योंकि यहाँ पानी को क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया। इधर पानी जा ही नहीं रहा, इधर के लोग कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अब जब मन करेगा गवर्नमेंट का तो पानी छोड़ेगी तो काम होगा, लेकिन जैसे नदी बह रहा है तो उसमें हम जब मन तब काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी रोक दिया गया तो कैसे काम करेंगे? ये एक मेधा पाटकर ने इसके बताया। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि नदियों में ढेर सारे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, बालू के कण, मिट्टी के कण, बताया था ना, जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार से नदियों में ढेर सारे कण होते हैं। अब नदी का पानी यहाँ इकट्ठा हो गया तो सारा का सारा वो जो कण है कहाँ बैठ जाएगा? यहीं पे बैठ जाएगा। इसके बाद ये पानी छोड़ेंगे तो केवल सिंपल पानी आगे जाएगा, जिससे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बहुत अधिक नहीं हो पाएगा। ये सारे तर्क बताया कौन? मेधा पाटकर ने। और इसीलिए कहा कि नर्मदा को बचाने का अभियान चालू करना चाहिए। इसे नर्मदा बचाओ अभियान के नाम से जाना जाता है। ये महिला थी। तो बहुउद्देशीय परियोजना में हम देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ी बांध कौन सी बनाई गई है, तो वो बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध यहाँ पे इमेज के माध्यम से तुम लोग देख पाएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। कहाँ पे? महानदी। नदी का नाम क्या है? महानदी। और ये नदी बहती है उड़ीसा के क्षेत्र में। कहाँ पे? उड़ीसा के क्षेत्र में। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत की सबसे लंबी बांध है और इससे भी बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा चीज कि सबसे ऊंचाई पे बात करें कि सबसे ऊंचे पे कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो बना है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? दो नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। मुख्यतः दो नदियां, उसके पीछे और भी नदियां मिलती हैं, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां इस प्रकार से आके मिलती हैं। एक आती है इधर से और एक आती है इधर से। इन दोनों नदियों के मिलने से क्या बनता है? गंगा बनता है। तो उसी में इधर से आती है भागीरथी, और भागीरथी के ही ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक उसी प्रकार से सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नांगल बांध दो बांध है, भाखड़ा और नांगल, दोनों को मिला के बोलते हैं भाखड़ा और नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में, दोनों के बॉर्डर के करीब। भाखड़ा नांगल बांध से ही एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर। हमने बताया था ना कि यहाँ से नहर भी निकाली जा सकती है। तो भाखड़ा नांगल बांध बना के वहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नहर। ये नहर जो है मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्र को सिंचाई में पानी उपलब्ध कराती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर मरुस्थल का विकास है और मरुस्थल के विस्तार होने के कारण वहाँ पे पानी की उपलब्धता काफ़ी कम है। तो चिनाब कह रहे हैं, सतलज और रावी नदियों के मिक्सअप से ये बना हुआ बांध जो है
भाखड़ा नांगल, वहाँ से नहर निकाला गया और वहाँ से राजस्थान के कई जिलों में सिंचाई का काम होता है इस पानी के चलते। तो देखा हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, समझ में आ गया सभी को। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का तात्पर्य एक से अधिक उद्देश्यों के लिए है। ऐसी परियोजना जिसका उपयोग एक से अधिक कार्यों के लिए होता है, एक से अधिक कार्यों के लिए होता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, नदियों के ऊपर बांध का निर्माण कर इस प्रकार के परियोजना को बनाया जाता है। इस प्रकार के परियोजना को बनाया जाता है। इरेज करो तो। अगला पॉइंट के रूप में लिखेंगे, नदियों पर बांध बनाने का उद्देश्य, नदियों पर बांध बनाने का उद्देश्य नहरों का विकास, जल विद्युत परियोजना, उसके बाद मत्स्य पालन, बाढ़ को रोकना इत्यादि है, भारत में कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित है। पहला है हीराकुंड बांध। लिखेंगे, भारत की सबसे लंबी बांध, इसी में हीराकुंड में ही अगला पॉइंट लिखेंगे, यह महानदी पर स्थित है जो उड़ीसा के संबलपुर में है। उड़ीसा के संबलपुर में है। दूसरा इरेज कर दो, फिर लिखते हैं। दूसरा में लिखेंगे, नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध। तीसरा में लिखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर पंजाब व हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर, क्या नाम है बेटा?
इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर बना है। नोट में एक बात लिख लेंगे, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। उन्होंने कहा था कि पुराने मंदिर में तो भगवान विराजमान थे, लेकिन आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के मंदिर के रूप में है हमारे बांध। तो पूछेगा कभी क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू ने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? बांधों को। किसको? बांधों को, क्योंकि उनको लगता था कि किसानों के लिए ये वरदान साबित होगा, भगवान के रूप में ये काम करेगा। तो नोट में एक और बात लिख लेंगे, पंडित जवाहर, या हिंदी में लिख देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का कर दो, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, तो ये था बांधों के जरिए जो भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल संरक्षण क्या होता है, इसको इरेज करो। जल संरक्षण से पहले, चूँकि हम बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बिहार के बारे में भी जानना चाहिए कि बिहार के लिए कौन कौन से बांध अभी काम कर रहे हैं। तो मेजर 3 बांध है जो बिहार में चल रहे हैं, याद रखना 3 बांध। और उन बांधों को परियोजना के हिसाब से देखें तो हमारे बगल में कौन सी नदी जाती है? गंडक नदी। कौन सी नदी? तो नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक नदी परियोजना। क्या नाम है? हमारे घर के बगल से नहर गुजरती है, ये नहर कहीं ना कहीं नदी से ही निकल के आई हुई है। समझ में आ गया? तो एक गंडक नदी परियोजना, दूसरा कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी परियोजना, और तीसरा सोन नदी। सोन नदी के बारे में जानता है, जो दक्षिण बिहार से होकर आती है, तो सोन नदी परियोजना। 3 नदी परियोजना है, उसको मैं लिख देता हूँ। बिहार में गंडक नदी परियोजना, कौमा सोन नदी परियोजना एवं कोसी नदी परियोजना कार्य कर रही है। अच्छा बेटा, नोट में एक पॉइंट लिख लेना कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं बिहार का शोक? क्योंकि ये नदी हर एक साल अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कल को इधर से बह रही थी, मूड आया, घूम गई इधर, अगला दिन इधर, कभी इधर से। तो सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। दूसरा बात, हर एक साल सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और खगड़िया के क्षेत्र में बाढ़ विस्तृत रूप से लेके पहुंचती है। ये इसका फ्लो तेज होता है, 7 नदियों के मिलने से कोसी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे सप्त कोशिकी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको इरेज करके अब लिखेंगे जल संकट या उसके संरक्षण के बारे में। तो अब हम देखने जा रहे हैं जल संरक्षण के बारे में। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हर एक चैप्टर में हम लोग यही तो देख रहे हैं कि
संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का उपयोग किस प्रकार से होता है और संसाधनों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। देखे थे ना, जैसे हम लोगों ने मृदा के बारे में पढ़ा, फिर मृदा को किस प्रकार से बचाया जाना चाहिए या उसके लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में। तो जल के बारे में हम लोगों ने तो देख लिया कि जल का क्या उपयोग होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जल का विस्तार कैसे है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जल को कैसे बचाया जा सकता है। तो जल को सरकार, जल को बचाने के लिए या जल के संरक्षण के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई थी, राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति ये बना था 1987 में, सितंबर में। कहाँ पे? सितंबर में 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, इसमें और संशोधन करना चाहिए, कुछ और बदलाव होने चाहिए। तो 2002 में, कब बेटा? 2002 में फिर से इसको संशोधन करके राष्ट्रीय जल नीति को लागू किया गया। अब यहाँ पे और समझने वाली क्या बात है कि जल के संरक्षण में क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, या राष्ट्रीय जल नीति के क्या क्या कारण हैं, या इसमें क्या क्या बातों को शामिल किया गया। तो सबसे पहला बात कि जो जल हमारे पृथ्वी पे उपलब्ध है उसकी उपलब्धता को बनाए रखें, जितना है उतना बना रहे। दूसरा चीज़, जल के प्रदूषण को कम किया जाए, जल के प्रदूषण को कम किया जाए, मतलब कम से कम जल को दूषित किया जाए। और तीसरी चीज़ कि अगर कोई जल प्रदूषित हो गया है तो उसको फिर से शुद्ध करके उसका प्रयोग किया जाए। आरओ का नाम सुने हो? आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करके गंदे पानी को फिल्टर करके हम पीने योग्य बना लेते हैं। इसी प्रकार से नदियों को, पानी को भी फिल्टर करके हम पीने के जैसा बना सकते हैं। आप पटना के क्षेत्र में जाइए, गंगा नदी के पानी को फिल्टर करके सप्लाई दिया जाता है, तब घरों में बर्तन धोना, नहाना, खाना पीना ये सब काम होता है। वहीं गंगा नदी जिसमें हजारों टन मलमूत्र सुबह सुबह प्रवाहित हो जाता है और उसी का पानी फिल्टर करके हम पी रहे हैं, वहाँ पे पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसी से खाना बना के खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो ये है जल संरक्षण के कुछ उपाय। सबसे अच्छा उपाय है वर्षा जल को संग्रहित करना। वर्षा जल को किस प्रकार से संग्रहित किया जा सकता है? तो देखो, ये हमारा घर हो गया है, थोड़ा 3D में बना लेते हैं। यहाँ पे दरवाज़ा हो गया, यहाँ पे खिड़की हो गया, तो 3D में ये घर बन गया। अब घर के छत के ऊपर हम एक बाउंड्री बनवा देते हैं इस प्रकार से। घर के छत के ऊपर क्या बन गई? बाउंड्री बन गई। अब चारों तरफ से हम इसको बढ़िया से पैक कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि कहीं से लीकेज ना हो। बहुत सारी सीलिंग मटेरियल्स आती है, जो डामर देखा है, जो रोड पे काली वाली डामर होती है, बिटुमिन जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रयोग करके हम इसको सील कर सकते हैं। अब बरसात के दिनों में क्या होगा? बारिश का पानी इस पर गिरेगा, तो बारिश का पानी गिरेगा, अगर इसमें कहीं से पानी निकलने का जगह नहीं है तो क्या होगा? इसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पानी जमेगा और जम के ऊपर तक भर जाएगा। तो तुमने एक टैंक पानी स्टोर कर लिया। अब साइड से यहाँ से पाइप लगा दो, अब पाइप में वो नल रखो और इस पाइप को कहाँ तक बिछा दो? खेतों तक बिछा दो। जब लगे कि खेत में सिंचाई करना है, इस नल को क्या कर दो? खोल दो। यहाँ से सारा पानी निकल के कहाँ पहुँच जाएगा? खेतों में नहीं पहुँचेगा। या जो पानी अगर बच जाता है तो इस पानी को, जो कुआं होता है ना, कुआं, गांव में कुआं नहीं होता है, तो इस पानी को कुआं तक पहुंचा दो। कुआं तक पहुंचाने से क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ये सब पानी कुएं के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा? पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर से ही तो पानी निकाल के हम पीते हैं, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं या भूमिगत जल कहते हैं, वो रिचार्ज हो जाएगा। तो जल संरक्षण क्या होता है? 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या? जो जल है उसकी उपलब्धता जितनी है उतनी बनाए रखना। दूसरा, जल के प्रदूषण को कम करना। और तीसरा, प्रदूषित जल का दोबारा से प्रयोग करके उपयोग में लाना। और चौथा क्या हो सकता है? वर्षा जल को संग्रहित करना, वर्षा जल को कलेक्ट करके और तब इसका प्रयोग करना। ये सब इसमें शामिल है। अब लिख लेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा सितंबर 1987 में किया था, मगर बाद में इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति कब संशोधित किया? 2002 लाई गई।
इस नीति में जल की उपलब्धता बरकरार रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना एवं दूषित जल को चक्रण कर पुनः प्रयोग में लाना इत्यादि शामिल किया गया। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, जल संरक्षण में वर्षा जल का संग्रहण का महत्वपूर्ण योगदान है। घरों के छतों पर वर्षा जल को इकट्ठा कर ये सही है कि पहले सही था? संग्रहित लिख दो भाई। संग्रहित कर उसका उपयोग सिंचाई एवं भूमिगत जल रिचार्ज का मतलब क्या होता है? फिर से पानी देना। रिचार्ज ब्रैकेट में लिख देना, किसके माध्यम से? कुओं के माध्यम से भूमिगत जल रिचार्ज किया जा सकता है। तो ये था जल संसाधन के बारे में, सारे डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।